नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे ईवीएस के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। दोस्तों, 42 नंबर यह प्रैक्टिस सेट है और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सारी क्लासेज फ्री एवं कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज का स्कोर आपका इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन में 30 नंबर की क्लास में कितना नंबर आप लोग ला रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। तो पहले बॉक्स का क्या नाम होगा? यानी सूरज और पानी, वायु के नाम की जो स्लिप डाली है पहले बॉक्स में, उस बॉक्स का क्या नाम होगा? अपुन चवित संसाधन होगा, या आपका प्राकृतिक संसाधन, क्षारणीय संसाधन या वास्तविक संसाधन? तो सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली पहले बॉक्स में और दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। तो दोस्तों तो पहले बॉक्स का क्या नाम होगा? प्राकृतिक संसाधन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूरज, पानी, वायु प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। ठीक है, सूरज, पानी, वायु ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है, जीवाश्म जो है आपका, यह निर्मित होते हैं। अतः जो पहले बॉक्स का नाम प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा आपका। कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए, शिक्षा जगत के चैनल को सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, किसको विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, कहानी कथन को माना जाता है, प्रयोग को माना जाता है, गोष्ठी को माना जाता है, या दोस्तों समूह चर्चा को माना जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स है, आप लोग आंसर करते जाएंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसको विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? दोस्तों तो सभी लोग जानते हैं, जो प्रयोग होता है, प्रयोग जो है यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा खाली स्थान में, कि प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि यानी कि जो आपको लाइब्रेरी मेथड होता है, अपना कर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य आसान कर सकता है, तथा साथ ही विद्यार्थियों का अधिगम जो लर्निंग कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को अटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी परिघटना जो है कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? ऐसी परिघटना जो बालक या बालिकाएं कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो आप भावी अध्यापक, शिक्षक बंधु, यानी कि अगर शिक्षक बनना है तो इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लॉजिकल प्रश्न है। क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी परिघटना जो है कक्षा में बालक प्रदर्शित नहीं कर सकता है। वाष्प बिंदु निर्माण, बर्फ निर्माण, कोहरा निर्माण, या बर्फ से तरल निर्माण। देखिए, आप वाष्प बिंदु निर्माण कर सकते हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे बालक हो। हम बात कर रहे हैं परिघटना कक्षा में की बात कर रहे हैं। ठीक है, बर्फ का निर्माण जो है आप प्रदर्शित कर सकते हैं। बर्फ के तरल पदार्थ से बर्फ का कोई भी टुकड़ा लाएंगे तो वह धीरे धीरे पिघलेगा। ठीक है, वातावरण के कारण, गर्मी के कारण, ठीक है, उसके कारण पिघलेगा तो यह तरल निर्माण में आ जाएगा, सभी लोग जानते हैं। लेकिन कोहरा का निर्माण जो है परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि कोहरे के निर्माण में धुआं तथा कम तापमान जो है, लेस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बहुत कम तापमान की, जो कक्षा कक्ष में संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, आई होप ये सभी टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों एमपीटीटी के लिए, कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ग्वालियर जिले में, जबलपुर जिले में, होशंगाबाद में, भोपाल में, सतना में, ठीक है, पन्ना में, कोई भी ऑप्शन विदिशा हो जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन कौन विद्यमान रहेगा? वह ऑप्शन का नाम बताइए जहां पर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होता है, जिस जिले मनाया जाता है, वह ऑप्शन कोई और नहीं, आपका जबलपुर है। जी हाँ दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के
से थे और ये महान कवि थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। उन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, यही प्रश्न कई बार पूछा गया कि ये सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट के जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 18,000, ठीक है, 888 मीटर होगा, 8,848 मीटर, 8,000 मीटर या 848। तो मैंने आपको बताया था जब भी माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो 888 वहाँ पे वर्किंग होता है। अब ऑप्शन पे देखिए 888 किस पर है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 दिए गए हैं, तो 888 ऑप्शन नंबर 2 ही में है, तो यहाँ पर जाना, यानी कि 8848 जो है माउंट समुद्र तल से ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट की है 8848 मीटर है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि आपके नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी का कारण क्या है दोस्तों, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, पिघलता हुआ ग्लेशियर या समुद्र तल में भूकंप। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु, सुनामी का कारण क्या होता है। ठीक है, सुनामी, भूकंप, लहर, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, ठीक है, अग्नाश चट्टान से संबंधित एक प्रश्न आपका आना ही आना है। ठीक है, अग्नाशय, अग्नेय। तो सुनामी का कारण क्या है, सुनामी का कारण होता है दोस्तों समुद्र तल में भूकंप। ठीक है, सुनामी, ठीक है, समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है आपकी सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो यह जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। और समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। अब हम बात करेंगे, जैविक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है, उपभोक्ता शामिल है, उत्पादक शामिल है, या अपघटक शामिल है, या उपरोक्त सभी शामिल है। तो जैविक पर्यावरण की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, उत्पादक होगा तभी उपभोक्ता होगा, ठीक है, अपघटक भी आएगा। तो जैविक पर्यावरण में तीनों चीज़ों का जो है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही जैविक पर्यावरण कहलाता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण के जो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जो है सभी जीवित तत्व आते हैं, और जीवित तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, और आपका कौन सा है, चौथा अपघटक। ठीक है, कौन होता है, अपघटक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन। ये सभी आपके जो है जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इसका निर्माण होता है। यानी पहली बात तो हमें ये पता चली कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, या शरीर में ऑक्सीजन का संवहन कौन करती हैं, तो आरबीसी करती है, रेड ब्लड बैंक। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का संवहन करती है। तो ये वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, गुर्दों में होता है, यकृत में होता है, हृदय में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, कहाँ पर होता है। साइंस से एक प्रश्न आएगा, ब्लड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा। ठीक है, ठीक है, मानव शरीर से संबंधित एक प्रश्न आएगा, आपके बॉडी से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। ठीक है, रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, इनका निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी जो है शरीर में ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है, और इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी जो कोशिका होती है, ठीक है, इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, और इसकी औसत आयु 120 दिन की है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आरबीसी की आयु यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इसके केंद्रक में, इसके कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, इसकी औसत आयु 120 दिन माना गया है, और 120 दिन का होता है,
और हीमोग्लोबिन का नाम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का नाम प्रोटीन पाया जाता है। और ऊंट में अपवाद स्वरूप रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आप ऊंट में पाएंगे, अपवाद स्वरूप अगर पूछा जाए कि रक्त में कोशिका केंद्रक पाया जाता है, अपवाद स्वरूप किस में पाया जाता है, तो ऊंट में पाया जाता है। बाकी किसी भी जीव में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? माढ़ना है, वारली है, मधुबनी है या अल्पना है? जब भी मधुबनी की बात करते हैं, मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं, हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है दोस्तों। यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरि है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर यानी आपके सिलेबस अनुसार है। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो को दिल से लाइक करें, शिक्षा जगत के चैनल को, शिक्षा जगत की वीडियो को दोस्तों। ठीक है, तो मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम आपका जो है मधुबनी है। इसके बारे में जान लेते हैं। मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र में तथा भारत के बिहार राज्य या बिहार स्टेट में प्रचलित है। ठीक है, बिहार के बाद कहाँ एक और प्रचलित है आपका मधुबनी चित्रकला, तो वह आपके नेपाल में है, जिसे मिथिला के नाम से मिथिला क्षेत्र में है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती, जो कोंकण रेल है दोस्तों वह किसको जोड़ती है? कोची और गोवा को जोड़ती है, मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है, कोलम और कोझिकोड को जोड़ती है, या आपके अलपुजा और मंगलौर को जोड़ती है? तो कोंकण रेल सीधे किसको जोड़ती है? तो आपके मंगलौर और किसको जोड़ती है? मुंबई को जोड़ती है। ठीक है, कोंकण रेलवे मुंबई जो है एवं मंगलौर को जोड़ती है और इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है, 741 किलोमीटर्स। और यह रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य से होकर जाती है। 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, टोटल लंबाई 741 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? ये मैंने एक बार आपको बताया हुआ था, डिटेल के साथ बताया था। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ आप लोग डेली क्लासेस देखा करिए। ठीक है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो मादा मच्छर जो है रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? कि संक्रमण फैल जाए, इसलिए हम, चलिए मादा मच्छर बोली, चलो संक्रमण फैलाते हैं, चलो बुन्न बुन्न आएंगी और रक्त चूस के चली जाएंगी। तो ये संक्रमण फैलाने के लिए है या मलेरिया फैलाने के लिए? चलो चलते हैं, मानवों पर क्या है, मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, मानव, ठीक है, परेशान हो, इनकी संख्या कम हो, हमारी संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, तो मादा मच्छर जो है रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? अपने जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, मादा मच्छर अपने जीवन के बचाने के लिए करती है या अंडे देने के लिए करती है? तो भैया ये बताइए, अगर मादा मच्छर जीवन बचाने के लिए करेगी तो नर मच्छर क्यों नहीं करता भैया? क्यों, नर मच्छर का जीव नहीं होता क्या? उसका क्या जीवन नहीं होता है? तो नर मच्छर ऐसा क्यों नहीं करता? तो नर मच्छर नहीं करता है यानी कि ऐसा कार्य मादा मच्छर करती है जो नर मच्छर नहीं कर सकता है, जो उसकी प्रकृति नहीं है। तो मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य इसलिए करती है क्योंकि वह अंडे देती है। अंडे को तरोताजा करने के लिए, अंडे को पालने के लिए मादा मच्छर रक्त को चूसती है। तो राइट ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन के साथ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अंडे देने का कार्य नर मच्छर का नहीं होता है, इसलिए नर मच्छर रक्त नहीं चूसता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। पर्यावरण अध्ययन का जो जीव जंतु की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? जैव रासायनिक के अंतर्गत, अनुमानिकी के, पारिस्थितिकी के, या जीव विज्ञान प्रौद्योगिकी के? तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है अध्ययन? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कमेंट करने के लिए। और राइट ऑप्शन जाएगा आपका परिस्थितिकी जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ से आपके जो पूछा जाता है कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। ठीक है, तो प्रोटीन युक्त एक जटिल रासायनिक यौगिक है, आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो क्लोरोफिल जो ऑप्शन हो वहाँ पे आपको सही करना है। और क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन होता है? क्लोरोफिल होता है। और इसे जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी कहते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना, क्लोरोफिल और ये दोनों नाम।
ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट बहुत ही क्लियर लाजवाब है दोस्तों। इनमें से कौन सा कार्य ग्राम सभा के कार्य है? पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करता है, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का कार्यक्रमों को स्वीकृत देना, या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना, या सामाजिक अंकेक्षण करना। आपके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं कि तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो ग्राम सभा के कार्य देखिए, पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण आपका ग्राम सभा ही करता है, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना एवं कार्यक्रमों की स्वीकृत आपका ग्राम सभा के द्वारा ही दिया जाता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना ग्राम सभा द्वारा ही कार्य है, और सामाजिक अंकेक्षण करना, समाज का, ठीक है, अंकेक्षण करना, ये भी आपके ग्राम सभा का कार्य है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न पर आपको वीडियो लाइक करना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण और CO2 इनका दोनों का बहुत बड़ा कंबाइंड है, ठीक है, इनका दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे चुंबक में, अगर चुंबक में नॉर्थ साउथ ना रहे तो वह आपका चुंबक नहीं कहलाएगा, चुंबक में नॉर्थ साउथ रहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस आपकी सभी लोग जानते हैं CO2 होगी, क्योंकि दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और यह क्रिया किस प्रकार होती है आप सभी लोग जानते हैं, श्वासोच्छ्वास आपने पढ़ा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। अगर आपको गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देना हो तो श्रेष्ठ जो शिक्षक के लिए यानी आप लोगों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी? मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, मेढक के जीवन चक्र का चार्ट, या वास्तविक तितली, या कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो देखिए गर्म रुधिर प्राणी कौन होते हैं? आप और हम हैं, और कौन है दोस्तों? कुत्ता भी एक गर्म रुधिर प्राणी कहलाता है। तो कक्षा के बाहर कुत्ता जो है गर्म रुधिर का प्राणी का अगर परिचय आपको देना हो, बिल्ली हो गई, ये भी गर्म रुधिर प्राणी कहलाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर है कि एक झील में द्वितीयक या दूसरी पोषण स्तर होता है। कोई एक झील है जिसमें द्वितीयक यानी दूसरी पोषण स्तर होता है, पादप प्लवक में होता है, प्राणी प्लवक में होता है, नितलक या बेंथाश में होता है, या मछलियों में होता है। तो एक झील जिसमें द्वितीयक या दूसरी पोषण स्तर होता है वह आपका क्या कहलाएगा? प्राणी प्लवक कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्षा के होने से इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वाष्पीकरण की होती है, शोधन की होती है, संघनन की होती है, या वाष्पीकरण और संघनन की दोनों होती है। दोस्तों जब पानी का, जब ये कि देखिए नदी हो गया, नदी में तालाब में पानी भरा हुआ है, अब जब इसका वाष्पीकरण ऊपर नहीं होगा सूर्य के द्वारा, ठीक है, जब इस जल का वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादलों में संघनन कैसे होगा? जब पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जब संघनन इकट्ठा होगा तो तभी तो बारिश और वर्षा होगी, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा कि वर्षा होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों? वाष्पीकरण की होती है। जब ऊपर पानी जाएगा तो संघनन होगा यानी इकट्ठा होगा, तभी तो नीचे आएगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण संघनन दोनों की यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है वर्षा के लिए, बारिश के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार को किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है? कोई भी कार्ड ले लीजिए, कोई भी, रोहित एक बालक है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, जो एक सीट को, कार्ड शीट है, उसको कैंची से काट कोई आकृति बना रहा है, ठीक है, कोई क्रिएटिविटी कर रहा है। तो ये जो कार्य है किस बल का उपयोग कर रहा है आपका रोहित? घर्षण बल का कर रहा है, मांसपेशीय बल का, यांत्रिक बल का, या गुरुत्वाकर्षण बल का? तो ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल का तो कार्य नहीं हो रहा है। कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण कारण, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, इसके कारण होता होगा। या घर्षण के कारण तो हम चल पाते हैं, और मांसपेशियों बल होगा तो हम भैया कोई मजबूती वाला काम करेंगे ना,
कोई गड्ढा खन रहे हैं, किसी को ढोंस रहे हैं, कोई बड़ा सामान कुछ उठा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मांसपेशियों का बल वर्क करेगा। लेकिन कोई एक कार्ड शीट को कैंची से काटना, यह कहलाएगा आपका यांत्रिक बल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कैंची से कोई वस्तु को काटना यांत्रिक बल का प्रयोग किया जाता है। अतः रोहित द्वारा जो किया कार्ड शीट को कैंची से काटा जा रहा है, वह आपका यांत्रिक बल में उपयोग लाया जा रहा है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आप लोगों को बताना कि कौन सा कथन गलत है। निगेटिव प्रश्न है, ठीक है। गलत कथन का चयन करना है कि चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, क्विनीन जो एक मलेरिया की औषधि है और सिंकोना नामक पौधे से बनाई जाती है, दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत होती है। तो देखिए पहला ये ऑप्शन कि चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। क्या आपने चावल से कभी तेल निकाला है क्या आपने बचपन में अपने सुना है क्या कि चावल से तेल निकलता है, वनस्पति तेल निकलता है? ठीक है, तो आपका गलत कथन हो जाएगा। यहाँ पे अगर सरसों दिया होता तो हम मान लेते दोस्तों, क्योंकि सरसों से निकलता है, सोयाबीन से भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तेली आपका कोई है पदार्थ ही नहीं है चावल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, और ये भी बता देते दोस्तों, धान की भूसी वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत होता है। जो धान की भूसी होती है, ये भी नोट कर लें, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत नहीं होता है। जो धान की भूसी होती है वह वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत होता है। अतः विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, पहला नेगेटिव प्रश्न है। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को अपनाना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा को, अग्निरोधक प्रणाली को, अग्निरहित यंत्र को। देखिए आप उत्सुकता मत इतना, जब एग्जाम में क्वेश्चन है उत्सुकता मत होइए कि बस हमने यही पढ़ा था ये होगा। पहले सभी ऑप्शन को पढ़िए, तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सभी ऑप्शन को एक बार रीड करें अच्छे तरीके से। तो रसोई घर में अग्नि में सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र अपनाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर है कि एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई की योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, या दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो सभी लोग जानते हैं दोनों का नाम जो है आपके, दोनों का आंदोलन जो कि पर्यावरणीय मुद्दों पर है, चिपको आंदोलन में आपके यहाँ पर के भी क्या होगी, अमृता देवी का नाम आएगा, लेकिन मेधा पाटकर का नहीं आता है, क्योंकि मेधा पाटकर एक क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों पर इन्होंने आंदोलन किया था। दोनों आपकी महिला सशक्तिकरण दोनों है, तो दोनों को सभी सलाम है, जय हिंद है, वंदे मातरम है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तित्व द्वारा चलाया गया आंदोलन एक पर्यावरण था। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 90% नाइट्रोजन से बना होता है, 25% नाइट्रोजन से बना होता है, या 88.8% नाइट्रोजन से बना होता है, या आपके 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है। तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, तो सूर्य का जो मास होता है यानी द्रव्यमान लगभग बना होता है, तो लगभग यह आपके 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है। सूर्य एक तारा है जो हाइड्रोजन गैस की अधिकता में नाभिकीय संलयन की न्यूक्लियर आपका जो फ्यूजेशन है या फ्यूजन कह देते हैं इसको, तो इसकी क्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। और सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन 73% होता है, हीलियम 24% होता है, और आपका क्या दिया गया है स्क्रीन पर है, सभी लोग देख पा रहे हैं, 0.77% तथा अन्य गैसों का हिस्सा है। देखिए ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आपके क्या ऑप्शन में हाइड्रोजन दिया है? हाइड्रोजन नहीं दिया है। तो इन सभी से सभी लोग जानते हैं, तो सूर्य का द्रव्यमान लगभग किससे बना होता है? 0.9% ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है दोस्तों, 9%, 0.9, यहाँ पे 77 दिया है, तो लगभग आपका इतना होगा, यानी राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, आपको बताना है कि मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, मनुष्य या पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन जो है O2 को ग्रहण करता है और CO2 गैस को उत्सर्जन करता है, जबकि पौधे श्वसन में CO2 गैस का ग्रहण करते हैं, O2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। अतः इसमें से जो दिया गया कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निष्कासन करता है, क्या दोनों छोड़ता है? भैया नहीं छोड़ता है दोनों, तो कैसा हो जाएगा? पहला कथन असत्य हो गया। मनुष्य व पौधे के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन केवल मनुष्य ही करता है, पौधा तो क्या करता है? पौधा निष्कासन नहीं करता है, ठीक है। और पौधे जो है आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग कहाँ पर होता है? कृषि पर होता है, सिंचाई पर होता है, पेयजल पर होता है, या आपके भूमिगत जल स्तर पर होता है? देखिए, वर्षा जल का जो संचयन करते हैं, इकट्ठा करते हैं तालाबों द्वारा, गड्ढा बनाकर, ठीक है, तो इसका जो प्रमुख उपयोग आपके सिंचाई के लिए किया जाता है। बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, ताकि उसे आवश्यकता अनुसार कृषि में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों, भारिया जनजाति है, गोंड जनजाति है, सहरिया जनजाति है, कोरकू जनजाति है। तो मध्य प्रदेश में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति जो है आपकी गोंड जनजाति है, ठीक है। सभी लोग नोट कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की देखिए और प्रमुख जनजातियां जो है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। गोंड हो गया सबसे ज़्यादा, इसके बाद दूसरे नंबर में भील आता है, कोरकू आता है, फिर कोल आते हैं, फिर बैगा, सहरिया, भारिया, अगरिया, पारदी, पनिका, ये आदि जनजातियां निवास करती हैं। तो पहला भील गोंड है, फिर दूसरे नंबर में भील है, तीसरे में कोरकू और चौथे में कोल आता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अप्रगामी होती है, या विद्युत चुम्बकीय होती है? तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, इसका जवाब आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में दे दिया जा चुका है और मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य इसलिए होती है क्योंकि इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन जो है विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर होता है, और कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, बल्कि अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगें इसी प्रकार संचारित होती हैं। और ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। बहुत बार पूछा गया है कि ध्वनि की चाल के माध्यम जो है किस पर निर्भर करती है? तो वह ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, शिक्षा के चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि जो ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? इसका रीजन क्या है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं? इसका रीजन है कि ध्रुव तारा जो है सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित है। ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। यह ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो दोस्तों राइट आंसर और सही जवाब आ चुका है कि जो ध्रुव तारा होता है सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, ठीक है। इसीलिए सभी मौसमों में यह स्थिर दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है। देखिए बिंदु स्थिर है, वह घूर्णन करती है उसी अक्ष पर, ठीक है। तो घूर्णन इसलिए जो स्थिर अक्ष है एक्सिस होता है, उसी कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। अब ये पृथ्वी है, यहीं पर आप लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। अब और इधर एक तारा है तो आपको वहीं दिखाई देगा, तारा तो स्थिर रहेगा, आप लोग घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ। और पृथ्वी का जो केंद्र है, ठीक है, जिसके पृथ्वी का जो अक्ष है वो भी एक स्थिर बिंदु है, अक्ष, ठीक है। इसलिए आपका जो तारा है ध्रुव तारा वह स्थायी दिखाई देता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र जो है किससे संबंधित नहीं है? कान से, वृक्क से, फेफड़े से, त्वचा से। तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे उत्सर्जन तंत्र किसको बोला जाता है? शरीर का वह अंग जहां अपशिष्ट तत्वों का उत्सर्जन किया जाता है उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो त्वचा से आपका पसीना निकलता है, फेफड़े से आप सभी लोग CO2 छोड़ते हैं,
वृक्ष से सभी लोग जानते हैं यूरिया छोड़ते हैं। कान से क्या छोड़ते हो भैया? कान से क्या छोड़ते हो? तो कान यह उत्सर्जन तंत्र की श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, शरीर का वह अंग जहां अपशिष्ट तत्वों का उत्सर्जन होता है उत्सर्जी अंग कहलाता है। तो सभी लोग जानते हैं वृक्ष से यूरिया हो गया, फेफड़े से CO2 हो गया, और त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है। और कान एक क्या है? कान एक आपका ज्ञानेंद्रिय है दोस्तों। ठीक है, कान एक ज्ञानेंद्रिय की श्रेणी में आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसका मूल जो है उद्भव स्थान भारत नहीं है? केला हो गया, आम हो गया, नारियल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो आपने नाम सुना, केला का बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, खाते भी आ रहे हैं। आम आप खाते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। नारियल आप फोड़ते आ रहे हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं, प्रसाद लेते आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी का नाम जैसे भी लेते हैं तो सभी लोग जानते हैं स्ट्रॉबेरी का जो मूल उद्भव है दोस्तों, ये हमारा भारत देश में नहीं है। यह कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी का उत्पादन जो है सर्वप्रथम 1750 में फ्रांस में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका उद्भव स्थान कहाँ? यूरोप है आपका स्ट्रॉबेरी का। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी गैस जो है वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? ठीक है, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, रेडान हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे गैस जो है वायुमंडल के तापमान में बढ़ाने में उत्तरदायी है। क्या आपको CO2 दिख रहा है? क्या आपको CFC दिख रहा है? क्या आपको CH4 दिख रहा है? ठीक है, मेथेन, ऐसा कोई गैस का नाम ही नहीं दिया है, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। इनमें से ऐसी कोई गैस नहीं है जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने को उत्तरदायी मानी जाती है। तो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर जो होता है उसके तापमान में बढ़ाने वाली गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है। CO2 हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, CH4, CFC हो गया, कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आपकी गैस नहीं है। तो आपका राइट जवाब आप सभी लोग जान चुके हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मदद करते रहें दोस्तों, ऐसे ही शिक्षागत के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, शिक्षा को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। पढ़ भाई, शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, सिलेक्शन की ओर ले जाती है। और दोस्तों आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों। और अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। ठीक है, मैंने जो अपना वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाया था पीछे साइड की, मैंने, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, कल्चर का प्रेमी हूँ दोस्तों, कल्चर लव मैन हूँ। तो आप लोग जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।